अध्याय 7 भुगतान शेष एवं व्यापार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं। विकल्प 1, केवल आयात। विकल्प 2, केवल निर्यात। विकल्प 3, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात दोनों। विकल्प 4, आयात, निर्यात, सेवा, पूंजी, स्वर्ण आदि के व्यवहार। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से पूंजी खाते की मद कौन सी है? पूंजी खाते की मद कौन सी है? विकल्प 1, विनियोग आय। विकल्प 2, पर्यटन। विकल्प 3, कपास। विकल्प 4, विदेशी दान। प्रश्न 3, चालू खाते की मद है। विकल्प 1, स्वर्ण। विकल्प 2, ऋण। विकल्प 3, ब्याज व लाभांश। विकल्प 4, बैंकिंग। प्रश्न 4, एक राष्ट्र जिसका भुगतान संतुलन प्रतिकूल स्थिति में हो निम्न उपाय अपना सकता है। विकल्प 1, स्वर्ण आयात। विकल्प 2, स्वर्ण निर्यात। विकल्प 3, विदेशी ऋण। विकल्प 4, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 5, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत को कहते हैं। विकल्प 1, समता दर। विकल्प 2, बाजार दर। विकल्प 3 विनिमय दर। विकल्प 4, स्थानांतरण दर। प्रश्न 6, वर्तमान समय में एक देश की मुद्रा की विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर। विकल्प 1, एक ही होगा। विकल्प 2, अलग अलग होगी। विकल्प 3, निश्चित होगी। विकल्प 4, अनिश्चित होगी। प्रश्न 7, भुगतान संतुलन सदैव रहता है। विकल्प 1, संतुलित। विकल्प 2, असंतुलित। विकल्प 3, अधिक्य का। विकल्प 4, घाटे का। प्रश्न 8, नई व्यापार नीति की घोषणा की थी। विकल्प 1, 1980 में 1980 में। विकल्प 2, 1990 में 1990 में। विकल्प 3, 1991 में 1991 में। विकल्प 4, 2001 में 2001 में। प्रश्न 4, प्रश्न 9, राशि पातान का प्रभाव किस व्यापार पर होता है? विकल्प 1, राष्ट्रीय। विकल्प 2, अंतर्राष्ट्रीय। विकल्प 3, प्रांतीय। विकल्प 4, ये सभी। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से भारत किसका आयात नहीं करता है? विकल्प 1, पेट्रोलियम। विकल्प 2, चाय। विकल्प 3, उर्वरक। विकल्प 4, इंजीनियरिंग सामग्री। उत्तर 1 का विकल्प 4, 2 का विकल्प 1, 3 का विकल्प 4, 4 का विकल्प 2, 5 का विकल्प 3, 6 का विकल्प 2, 7 का विकल्प 1, 8 का विकल्प 3, 9 का विकल्प 2, 10 का विकल्प 2। अब है रिक्त स्थान पूर्ति। प्रश्न 1, डैश संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों। दृश्य दोनों मंदे सम्मिलित रहती है। प्रश्न 2, व्यापार संतुलन में
डैश मंदों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 3, निरंतर डैश भुगतान संतुलन भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। प्रश्न 4, व्यापार संतुलन में आयात एवं निर्यात की डैश मंदों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 5, एक देश की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उसके डैश कम हो जाते हैं। प्रश्न 6, विनिमय दर को देशों की मुद्राओं के डैश अनुपात को व्यक्त करती है। प्रश्न 7, भारत के व्यापार में आयात मूल्य निर्यात की अपेक्षा डैश है। प्रश्न 8, जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से घटा दिया जाता है तो यह डैश कहलाता है। प्रश्न 9, भुगतान संतुलन सदैव डैश रहता है। प्रश्न 10, व्यापार का उद्देश्य डैश कमाना होता है, फिर चाहे वह राष्ट्र हो या अंतर्राष्ट्रीय। इसके उत्तर 1 का है भुगतान, 2 का है दृश्य, 3 का है प्रतिकूल, 4 का है दृश्य, 5 का है निर्यात, 6 का है विनिमय, 7 का है अधिक, 8 का है अवमूल्यन, 9 का है संतुलित, 10 का है लाभ। अब है सत्य या असत्य। प्रश्न 1, 2 देशों के बीच व्यापार स्थानीय व्यापार कहलाता है। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक संकट काल में बहुत सहायक होता है। प्रश्न 3, नई व्यापार नीति की घोषणा 1991 1991 में की गई थी। प्रश्न 4, भारत पेट्रोलियम का निर्यातकर्ता देश है। प्रश्न 5, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। प्रश्न 6, भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। प्रश्न 7, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। प्रश्न 8, भौगोलिक श्रम विभाजन का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। प्रश्न 9, व्यापार संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मंदे शामिल होते हैं। प्रश्न 10, भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मंदों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 11, भुगतान शेष संरचना में दोनों पूंजी एवं चालू खाते सम्मिलित होते हैं। अब इसके उत्तर 1 का है असत्य, 2 का है सत्य, 3 का है सत्य, 4 का है असत्य, 5 सत्य, 6 सत्य, 7 सत्य, 8 सत्य, 9 असत्य, 10 असत्य, 11 सत्य। अब है जोड़ी मिलाइए। खंड आ। पहला, भारत का भुगतान संतुलन। दूसरा, राशि पातन। तीसरा, अवमूल्यन। चौथा, चालू खाते की मद है। पांचवा, भुगतान संतुलन सदैव रहता है। छठवां, नए व्यापार नीति। सातवां, लोचपूर्ण विनिमय दर। आठवां, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। खंड ब। क, देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा से कम करना ब्रैकेट में है या निर्यात प्रोत्साहन।
फिर क के बाद है ख, आयात निर्यात, ग, संतुलन में, घ, सदैव प्रतिकूल, ढ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, च, 1991 1991, छ, सरल प्रणाली, ज, मांग तथा पूर्ति शक्तियों द्वारा। इसके उत्तर है 1 क घ, 2 क ड, 3 क क, 4 क ख, 5 क ग, 6 क च, 7 क छ और 8 का ज। अब है एक शब्द या वाक्य में उत्तर। प्रश्न 1, भुगतान संतुलन के कितने भाग होते हैं? उत्तर 1, चालू खाता, 2, पूंजी खाता। प्रश्न 2, बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार आदि को कौन सी मंदों में रखा जाता है? उत्तर अदृश्य मंदों में। प्रश्न 3, विदेशों से प्राप्त पूंजी भुगतान संतुलन के कौन से खाते में जाएगी? उत्तर देनदारी डेबिट खाते में जाएगी। प्रश्न 4, कौन सा सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि निर्यात की आयातों का भुगतान करते हैं? उत्तर विदेशी विनिमय का भुगतान शेष सिद्धांत। प्रश्न 5, विदेशी विनिमय बाजार क्या है? उत्तर वह बाजार है जिसमें विभिन्न देशों की करेंसियां एक दूसरे में बदली जाती हैं। प्रश्न 6, जिस पर लेनदेन भविष्य में पूरा किया जाता है, कौन सी विनिमय दर कहलाती है? उत्तर है अग्रिम विनिमय दर। प्रश्न 7, व्यापार का क्या उद्देश्य होता है? उत्तर है लाभ अर्जन। प्रश्न 8, किसी देश के आयातों व निर्यातों के अंतर को क्या कहते हैं? उत्तर है व्यापार संतुलन। प्रश्न 9, अपने देश से वस्तुएं दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? उत्तर निर्यात। प्रश्न 10, बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? उत्तर है लोचदार विनिमय दर। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल होने वाली मंदें बताएं। उत्तर है चालू खाता करंट अकाउंट। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात एवं एक पक्षीय हस्तांतरण को सम्मिलित किया जाता है। इनमें निम्न मंदों को दिखाया जाता है। पहला दृश्य मंदी, जिसमें वस्तुओं का आयात निर्यात। दूसरा अदृश्य मंदी, इसमें पहला बीमा, दूसरा परिवहन, तीसरा पर्यटन, चौथा निजी एवं शासकीय हस्तांतरण आय, पांचवा शासकीय मद और छठवां विनियोग आय। प्रश्न 2, भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल प्रश्न 2, भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में शामिल होने वाली मंदें बताएं। उत्तर पूंजीगत खाता कैपिटल अकाउंट, इसमें सभी पूंजीगत लेन देन अर्थात ऋणों की प्राप्तियों एवं अंदायगियां, करेंसी, लदान, स्वर्ण हस्तांतरण आदि को शामिल किया जाता है। इसमें निम्न मंदों को शामिल किया जाता है। पहला सरकारी ऋण, दूसरा बैंकिंग पूंजी,
तीसरा सकल ऋण भुगतान, चौथा मुद्रा कोष से पुनः क्रय, पांचवा आपातकालीन एवं दीर्घकालीन निजी निवेश। प्रश्न 3, ब्याज दरों में परिवहन का विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, ब्याज दरों में परिवहन से विनिमय दर में परिवर्तन होते हैं। यदि देश में बाजार दरें कम होती हैं तो विदेशों से पूंजी का अंत प्रवाह इनफ्लो होता है। परिणाम स्वरूप घरेलू करेंसी की विनिमय दर का मूल्य विदेशी करेंसी की सापेक्षता में बढ़ेगा। यदि देश में ब्याज दर अधिक होता है तो स्थिति विपरीत होगी। प्रश्न 4, बैंक दर में परिवर्तन, चेंजेस इन बैंक रेट का विनिमय दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, बैंक दर विनिमय दर को प्रभावित करती है। यदि अन्य राष्ट्रों की तुलना में बैंक दर बढ़ती है तो विदेशों की ऊंची ब्याज दर अर्जित करने के लिए अधिक निधियां फंड्स राष्ट्र में प्रभावित होगी। इससे घरेलू करेंसी की मांग में वृद्धि होगी और विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाएंगी। जब देश दर गिरेंगी तो इसके विपरीत होगा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन क्या है? इनमें दो अंतर बताएं। अथवा व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में किन्हीं 4 बिंदुओं में तुलना कीजिए। उत्तर है, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन किसी देश में एक निश्चित समय में समस्त विदेशी लेन देनों का विवरण होता है। बेनहम के अनुसार एक राष्ट्र का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसके बाकी विश्व के साथ मौद्रिक सौदों का लेखा होता है। व्यापार संतुलन, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार एक देश का व्यापार संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर उसके आयातों तथा निर्यातों के मूल के बीच का संबंध होता है। इस प्रकार व्यापार संतुलन किसी राष्ट्र के आयातों तथा निर्यातों के अंतर की ओर संकेत करता है। अब व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर। व्यापार संतुलन में पहला, व्यापार संतुलन में आयात निर्यात का विवरण रहता है। भुगतान संतुलन में पहला, भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के साथ साथ सेवाओं, पूंजी व स्वर्ण आदि के आयात और निर्यात को भी शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन में दूसरा, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही अंग होता है। भुगतान संतुलन में दूसरा, भुगतान संतुलन सभी मंदों का योग होता है। व्यापार संतुलन में तीसरा, व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मंदें शामिल की जाती हैं। भुगतान संतुलन में तीसरा, भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों प्रकार की मंदें शामिल की जाती हैं। व्यापार संतुलन में चौथा, व्यापार की दृष्टि से व्यापार संतुलन का महत्व कम होता है। भुगतान संतुलन में चौथा, भुगतान संतुलन का महत्व अधिक होता है। प्रश्न 2, भारत में भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के क्या कारण हैं? अथवा भुगतान संतुलन का अर्थ बताइए। भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के 3 कारण लिखिए। संकेत है, भुगतान संतुलन का अर्थ लघु उत्तरीय प्रश्न 1 के उत्तर में देखें। अथवा भुगतान संतुलन में
असंतुलन के क्या कारण हैं? लिखिए। उत्तर है, भारत में प्रतिकूल भुगतान संतुलन के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है, जिसके कारण आयात की मात्रा में वृद्धि हो जाती है व दूसरी ओर घरेलू उपभोग में वृद्धि होने से निर्यात क्षमता कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप भुगतान शेष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भुगतान शेष में असंतुलन इसलिए हुआ क्योंकि भारी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का औद्योगिकरण के लिए आयात किया गया। तीसरा, प्रतिकूल भुगतान शेष का एक कारण यह भी है कि देश पर भ्रम ऋणों का भारी बोझ है, जिसके कारण प्रतिवर्ष बहुत अधिक मात्रा में ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। चौथा, आजादी के बाद काफी वर्षों तक खाद्यान्नों का भारी मात्रा में आयात किया जाता रहा है। अब कुछ वर्षों से इसकी दिशा में सुधार हुआ है, परंतु आज भी कोई प्राकृतिक विपत्ति जैसे सूखा आदि के आ जाने पर हमें खाद्यान्नों, वनस्पति तेलों आदि का बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। परिणाम स्वरूप भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता बढ़ जाती है। प्रश्न 3, भुगतान शेष के असंतुलन को सुधारने के उपायों का वर्णन कीजिए अथवा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय बताइए। उत्तर, प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के उपाय। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के प्रमुख निम्न प्रकार हैं। निर्यातों में वृद्धि करना। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि देश के निर्यातों में अत्यधिक वृद्धि की जाए, जिससे अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। इसके लिए भारतीय उत्पादों को उच्च गुणवत्ता, निम्न लागत, आकर्षक पैकिंग आदि गुणों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। दूसरा, आयातों में कमी करना। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि देश के आयातों में कमी की जाए। इसके लिए नए आयात कर लगाए जाएं तथा पुराने आयात करों में वृद्धि की जाए तथा देश के आयातों को कोटा प्रणाली द्वारा कम किया जाए। तीसरा, मुद्रा अवमूल्यन। इस उपाय द्वारा एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्राओं की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप निर्यात सस्ते हो जाते हैं तथा निर्यातों की मात्रा में वृद्धि होती है। देश में आयातों के कम होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं तथा रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। प्रश्न 4, विदेशी विनिमय दरों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विदेशी विनिमय दर का अर्थ, विदेशी विनिमय दर या विनिमय दर वह दर होती है जिस पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से विनिमय किया जाता है।
यह दर एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। दूसरे शब्दों में, दो राष्ट्रों की मुद्रा इकाइयों के मध्य विनिमय दर से हमारा आशय एक राष्ट्र की मुद्रा की उन इकाइयों से होती है जो दूसरे राष्ट्र की मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए आवश्यक होती है। दोनों मुद्राओं में से किसी भी एक मुद्रा की इकाई की दूसरी मुद्रा की इकाई का मूल्य व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार विनिमय दर दो देशों की मुद्राओं के विनिमय अनुपात को व्यक्त करती है। विनिमय दर की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। सेयर्स के अनुसार, चलन मुद्राओं की एक दूसरे में बताई गई कीमतों को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। प्रोफेसर क्राउथर के शब्दों में, विनिमय दर यह माप करती है कि विदेशी विनिमय बाजार में चलन मुद्रा की एक इकाई के बदले में किसी दूसरे देश की चलन मुद्रा की कितनी इकाइयां प्राप्त होती हैं। एल्सवर्थ के अनुसार, विदेश मुद्रा की एक इकाई का देशी मुद्रा में व्यक्त मूल्य विनिमय की दर कहलाता है। दूसरे शब्दों में, देशी मुद्रा की एक इकाई का विदेशी मुद्रा में व्यक्त मूल्य विनिमय की दर होता है। स्पष्ट है कि विदेशी विनिमय दर एक राष्ट्र की मुद्रा का दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के रूप में बताया गया मूल्य है। प्रश्न 5, विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है? उत्तर है, विनिमय दर का निर्धारण विनिमय दर का निर्धारण दो परिस्थितियों में किया जाता है। एक परिस्थिति तो वह हो सकती है जिसमें दोनों राष्ट्र की मुद्रा अपने राष्ट्र में तो मान्य है ही, साथ ही दूसरे राष्ट्र में भी मान्य है। उदाहरण के लिए, X राष्ट्र की मुद्रा न केवल X राष्ट्र में मान्य है बल्कि Y राष्ट्र में भी भुगतान में स्वीकार की जाती है। इसी प्रकार Y राष्ट्र की मुद्रा X राष्ट्र के लोग भुगतान में स्वीकार करते हैं। ऐसा प्रायः तभी होता है जबकि ये मुद्राएं किसी बहुमूल्य धातु जैसे सोने की बनी हो। सोना चूंकि सर्वमान्य धातु है, उसकी मुद्रा का अपना मूल्य भी होता है और वह अपने असली मूल्य पर किसी भी राष्ट्र में बेची या विनिमय की जा सकती है। दूसरी स्थिति वह है जिसमें दोनों राष्ट्र की मुद्रा या किसी एक राष्ट्र की मुद्रा निकृष्ट धातु या कागज की बनी होती है तथा जो राष्ट्र के अंदर तो मान्य होती है पर दूसरे राष्ट्र में मान्य नहीं होती। इन दोनों परिस्थितियों में विनिमय दर का निर्धारण भी अलग अलग विधियों से होता है। इसी प्रकार विनिमय दर निर्धारण की व्याख्या स्वर्णमान और पत्र मुद्रामान के अंतर्गत दोनों राष्ट्रों की मुद्रा बहुमूल्य इन दोनों परिस्थितियों में विनिमय दर का निर्धारण भी अलग अलग विधियों से होता है। इसी प्रकार विनिमय दर निर्धारण की व्याख्या स्वर्णमान और पत्र मुद्रामान के अंतर्गत अलग अलग करनी होगी। स्पष्ट है कि स्वर्णमान का आशय ऐसा मुद्रामान से है जिसमें दोनों राष्ट्रों की मुद्रा बहुमूल्य धातु की होती है तथा अपने राष्ट्र के अतिरिक्त दूसरे राष्ट्र में स्वीकार की जाती है। और पत्र मुद्रा मान का अर्थ ऐसा मुद्रामान से है जिसमें दोनों राष्ट्रों की मुद्रा राष्ट्र के बाहर मान्य नहीं होती। प्रश्न 6, स्थिर विनिमय दर के पक्ष विपक्ष में दो तर्क लिखिए अथवा स्थिर विनिमय दर के पक्ष में 4 तर्क लिखिए।
अथवा स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में तर्क कीजिए। संकेत है स्थिर विनिमय के दोष देखें। उत्तर स्थिर विनिमय दर के पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला, पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। विनिमय दर स्थिर होने के कारण राष्ट्र की आंतरिक अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता बनी रहती है। आंतरिक स्थिरता का प्रभाव राष्ट्र के पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास पर होता है। राष्ट्र में ही अधिक पूंजी निर्माण होने से बैंकों, उद्योगों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की आर्थिक शक्ति में वृद्धि होती है। इस प्रकार स्थिर विनिमय दर पूंजी निर्माण और विकास की गति में सहायक होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। स्थिर विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहायक होती हैं। इसका कारण यह है कि आयातकर्ताओं तथा अन्य देनदारों को ज्ञात रहता है कि उनको कितनी राशि देनी है तथा उसका राष्ट्र की मुद्रा में क्या मूल्य है। इस भुगतान के लिए वे प्रबंध करते हैं। इसी प्रकार निर्यातकर्ता तथा अन्य लेनदारों को भी ज्ञात रहता है कि उनको भुगतान में जो राशि मिलेगी उसका राष्ट्र की मुद्रा में क्या मूल्य होगा। तीसरा, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। विनिमय दरों में स्थायित्व का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि उस राष्ट्र में विदेशी पूंजी, ऋण या विनियोजन निरंतर एवं निसंकोच आने लगती है। पूंजी के साथ प्रायः प्राविधिक विशेषज्ञ और कुशल प्रबंधकों का आदान प्रदान भी आरंभ हो जाता है, जिससे विकासशील राष्ट्रों को बहुत लाभ होता है। चौथा, उच्चावचनों पर नियंत्रण। विनिमय दर स्थिर होने पर अर्थव्यवस्था में अधिक उच्चावचन नहीं होता, जबकि विनिमय दरों में अस्थिरता होने से उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, जो कि सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करता है, जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। स्थिर विनिमय दर के कुछ महत्वपूर्ण दोष भी हैं। पहला, विनिमय स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान नहीं। विनिमय स्थिति में असाम्य आने पर उसे आंतरिक मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन के द्वारा शीघ्र उपचारित कर दिया जाता है। अतः विनिमय स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। दूसरा, भ्रष्टाचार। स्थिर विनिमय दर के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विनिमय नियंत्रण, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आयातकर्ता विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। प्रश्न 7, आंतरिक, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई 4 समानताएं बताइए। उत्तर, पहला, आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापारों में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय होता है। दूसरा, आंतरिक व्यापार में व्यापार करने वाले संबंधित पक्ष व्यक्ति ही होते हैं। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी संबंधित पक्ष व्यक्ति ही होते हैं। तीसरा, व्यापार हमेशा ही ऐच्छिक होता है, चाहे वह आंतरिक हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चौथा, दोनों में ही अधिकतम
पारस्परिक लाभ की प्रेरणा आवश्यक है। प्रश्न 8, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई 4 असमानताएं या अंतर लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर। राष्ट्रीय व्यापार में पहला, यह देश के अंदर उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर पहला, यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच किया जाने वाला व्यापार होता है। राष्ट्रीय व्यापार में दूसरा, श्रम और पूंजी में गतिशीलता पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दूसरा, श्रम और पूंजी में गतिशीलता का अभाव रहता है। राष्ट्रीय व्यापार में तीसरा, एक ही मुद्रा प्रणाली चलन में होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीसरा, अलग अलग मुद्राएं चलन में होती हैं। राष्ट्रीय व्यापार में चौथा, सरकार को किसी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चौथा, दूसरे देश की सरकारों से समझौता करना पड़ता है। प्रश्न 9, असंतुलित व्यापार संतुलन में सुधार के कोई 4 उपाय लिखिए। उत्तर, असंतुलित व्यापार संतुलन में सुधार हेतु उपाय। पहला, कृषि विकास पर प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़े व आयात में कमी हो। दूसरा, प्राकृतिक तेल व गैस आयोग को तेल के कुओं की खोज के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए, जिससे पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में कमी हो सके। तीसरा, आयात प्रतिस्थापन को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए। चौथा, निर्यात संवर्धन प्रयासों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। नए बाजारों का पता लगाना चाहिए। प्रश्न 10, भारत में विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? कोई 4। उत्तर, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 90% समुद्री मार्ग द्वारा और शेष 10% में वायु परिवहन एवं सड़क परिवहन का योगदान रहता है। दूसरा, भारत का 50% विदेशी व्यापार ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान से होता है। तीसरा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार केवल 6 पत्तनों से होता है: कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोचीन, मुंबई, कांडाला व चेन्नई। चौथा, भारत आज लगभग 220 राष्ट्रों को 9,300 से भी अधिक वस्तुओं का निर्यात करता है और करीब 180 राष्ट्रों से 8,250 से भी अधिक वस्तुओं आयात की जाती हैं। प्रश्न 11, भारत द्वारा विदेशी व्यापार हेतु निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? उत्तर, सरकार ने निर्यात वृद्धि के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं। पहला, निर्यात वृद्धि हेतु विभिन्न संगठनों की स्थापना। भारत में निर्यात वृद्धि हेतु अनेक संगठनों की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए विदेशी व्यापार संगठन, निर्यात संवर्धन परिषद, निर्यात आयात बैंक, राजकीय व्यापार निगम, आयात निर्यात सलाहकार परिषद आदि। दूसरा, निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार। भारत सरकार ने निर्यातों में वृद्धि करने के उद्देश्य से निर्यात प्रोत्साहन पुरस्कार योजना तैयार की है। सरकार निजी क्षेत्र में उन निर्यातकों को पुरस्कार के रूप में ट्रॉफी, निर्माण पत्र एवं नगद धनराशि देकर पुरस्कृत करती है। तीसरा, उदार लाइसेंस प्रणाली। सरकार ने लाइसेंस प्रणाली को अब अति उदार बना दिया है,
जिससे स्वतंत्र व्यापार प्रणाली को प्रोत्साहन मिला है। चौथा, आयात निर्यात बैंक की स्थापना। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन करने तथा उसकी व्यवस्था करने के लिए आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई है। प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 4 लाभों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग। एक राष्ट्र ऐसे उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करता है जिनसे उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है और उस बाजार राष्ट्र में अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है जहां उसे वस्तु की सर्वाधिक कीमत मिलती है। दूसरा, राजस्व की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही सरकार वस्तुओं पर आयात निर्यात कर लगाकर राजस्व की प्राप्ति करती है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। तीसरा, आवश्यकता की वस्तुओं की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं सरलता से उचित कीमत पर प्राप्त हो जाती हैं। चौथा, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही एक देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन का अन्य राष्ट्रों को निर्यात करता है तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। प्रश्न 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियों का वर्णन कीजिए, कोई 4। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली प्रमुख हानियां निम्न प्रकार हैं। पहला, कृषि प्रधान राष्ट्रों को हानि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कृषि प्रधान राष्ट्रों को हानि होती है क्योंकि इन राष्ट्रों को आयात की गई निर्मित वस्तुओं के बदले में कृषि उत्पादन का निर्यात करना पड़ता है और कृषि उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम शीघ्र लागू होने के कारण उत्पादन व्यय में वृद्धि होती है, जबकि उद्योगों में काफी समय तक उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार उत्पादन होता है और उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर कम हो जाती है। विदेशी प्रतियोगिता से हानि। दूसरा, विदेशी प्रतियोगिता से हानि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण स्वदेशी उद्योगों को कड़ी विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप राष्ट्र के नव विकसित उद्योगों का पतन होता है और नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रतियोगिता के कारण अनेक भारतीय लघु कुटीर उद्योगों को हानि उठानी पड़ी। तीसरा, राशि पातन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकसित राष्ट्र कभी-कभी पिछड़े हुए राष्ट्रों में अपने माल को बहुत ही कम मूल्य पर बेचना शुरू कर देते हैं और कभी-कभी तो वे अपना माल उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर बेचते हैं। इस रीति को राशि पातन डंपिंग कहते हैं। इस प्रकार के राशि पातन से देश उद्योगों पर घातक प्रभाव पड़ता है और अंततः वे शीघ्र ही ठप हो जाते हैं। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही कच्चे माल का आयात निर्यात संभव हो सका है। राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों की तीव्र गति से विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है, जिससे भारत के प्राकृतिक स्रोत मैंगनीज व आभ्रक दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि इनका भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा। उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, विदेशी विनिमय दर के उतार चढ़ाव पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, अथवा विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कोई 4 कारण बताएं। उत्तर, विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारण अथवा विदेशी विनिमय दर में उतार चढ़ाव या परिवर्तन के कारण। विदेशी विनिमय दर में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। विदेशी विनिमय दर में होने वाले
उच्चावचनों का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार इन उच्चावचनों को नियंत्रित करने का प्रयास करती रहती है। विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रमुख तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला, मुद्रा की मांग और पूर्ति। विदेशी मुद्राओं की मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन विनिमय दर को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो विनिमय दर में वृद्धि होने की संभावना रहती है, और जब विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा कम होती है तो विनिमय दर में कमी होने की संभावना होती है। अल्पकाल में विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं। इसमें एक, विदेशी व्यापार की स्थिति। यदि किसी राष्ट्र के आयात अधिक होते हैं तो उस राष्ट्र में विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होने के कारण विनिमय दर विदेशी मुद्रा की मांग के कारण विनिमय दर उस राष्ट्र के प्रतिकूल हो जाती है। यदि उस राष्ट्र का निर्यात आयात से अधिक है, तब विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से कम होगी, जिससे विनिमय दर राष्ट्र के अनुकूल हो जाएगी। इस प्रकार व्यापार संतुलन की स्थिति विदेशी मुद्राओं की मांग और पूर्ति को प्रभावित करके विनिमय दर को प्रभावित करती है। इसी में दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज अथवा सट्टा बाजार का प्रभाव। सट्टा बाजार में विदेशी विनिमय बलों, अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। भविष्य में विनिमय दर में परिवर्तनों की आशा से जब दूसरे राष्ट्रों की जनता अन्य राष्ट्रों से स्टॉक, शेयर या प्रतिभूतियां क्रय करने लगती हैं, तो उस मुद्रा की मांग बढ़ जाने से विनिमय दर बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि सट्टेबाज विदेशी मुद्रा को बेचने लगते हैं तो विदेशी विनिमय दर काफी कम हो जाती है। ऋणों के भुगतान तथा ऋण पत्रों के क्रय विक्रय के कारण भी विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन हो जाते हैं। इसी में तीसरा, बैंकों की क्रियाएं। विदेशी विनिमय दर पर राष्ट्र की बैंकिंग नीति का भी प्रभाव पड़ता है। यदि केंद्र बैंक दर में वृद्धि कर देता है तो ऊंची ब्याज की दर अर्जित करने के उद्देश्य से विदेशी लोग उस राष्ट्र में पूंजी निवेश शुरू कर देते हैं। इससे विदेशी विनिमय बाजार में राष्ट्रीय मुद्राओं की मांग बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप विनिमय दर राष्ट्र के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत यदि केंद्रीय बैंक दर घटा देती है, तब विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। फलस्वरूप विनिमय दर राष्ट्र के विपक्ष में हो जाती है। इसी में चौथा, मध्यस्थों की क्रियाएं। इन क्रियाओं को अंतरपणन भी कहते हैं। अंतरपणन की क्रिया दो मुद्रा बाजारों में विनिमय दरों के अंतर से लाभ उठाने के लिए की जाती है। जिस बाजार में मुद्रा सस्ती होती है, वहां से क्रय कर उसे एक बाजार में बेचा जाता है जहां वह महंगी होती है। मुद्रा के क्रय विक्रय का कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। ये क्रियाएं विदेशी विनिमय की मांग तथा पूर्ति को प्रभावित करके विनिमय दर पर प्रभाव डालती हैं। अब है दूसरा, चलन दशाएं। देश की चलन स्थिति का विनिमय दर पर प्रभाव पड़ता है। जब किसी राष्ट्र में मुद्रा स्फीति की
परिस्थिति उत्पन्न होती है तब विदेशी पूंजी राष्ट्र से बाहर जाने लगती है। इससे विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है और विनिमय दर राष्ट्र के विपक्ष में हो जाता है। मुद्रा अपस्फीति की परिस्थिति में विपरीत प्रभाव होगा तथा विनिमय दर बढ़ने लगेगी। कभी कभी कोई राष्ट्र स्वयं ही कानूनी रूप से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, जिससे विनिमय दर कम हो जाती है। अब है तीसरा, राजनीतिक दशाएं। राजनीतिक परिस्थितियों का भी विनिमय की दर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि राष्ट्र की सरकार स्थायी है, राष्ट्र में शांति और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है, निजी संपत्ति की रक्षा की जाती है, सरकारी नीति निष्पक्ष है तथा औद्योगिक संबंध अच्छे हैं, तो ऐसे राष्ट्र में अधिक विदेशी पूंजी का आगमन होगा तथा इससे विदेशी व्यापार का विस्तार होगा। ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय दर राष्ट्र के पक्ष में हो जाती है। इसके विपरीत स्थिति में उनकी मुद्राओं की विनिमय दर गिरने लगती है। प्रश्न 2, परिवर्तनशील या लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए, अथवा लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, परिवर्तनशील या लोचपूर्ण विनिमय दर, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। लोचपूर्ण विनिमय दर व्यवस्था अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रामान में देखी जा सकती है। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रामान में भी विनिमय दर तभी अस्थिर होती है जब विदेशी विनिमय स्वतंत्र होते हैं और विनिमय की स्थिति असंतुलित हो जाती है। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार लोचपूर्ण विनिमय दरों को वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति या पूंजी के प्रवाह के द्वारा लोचपूर्ण तरीके से ऊपर या नीचे रखा जाता है। इससे स्पष्ट है कि लोचपूर्ण विनिमय दरों में परिवर्तन होते रहते हैं। लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में तर्क। लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला, सुदृढ़ आर्थिक स्थिति। लोचपूर्ण विनिमय दरें देश की आर्थिक प्रगति की सूचक होती हैं। यदि आर्थिक स्थिति में स्थिरता रहती है तो विनिमय दर में भी स्थिरता बनी रह सकती है, और आर्थिक स्थिति अस्थिर होने पर विनिमय दर में भी अस्थिरता आ जाती है। अतः देश की विनिमय दर आर्थिक प्रगति की सूचक होती है। दूसरा, मौद्रिक नीति की सफलता। लोचपूर्ण विनिमय दरों के अंतर्गत ही देश में अल्पकाल में मौद्रिक नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा सकता है और मौद्रिक नीति के अनुरूप ही विनिमय दर में परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिससे रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि में वृद्धि होकर आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा, स्वतंत्र आर्थिक नीति। स्थिर विनिमय दरों से दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ने से वह स्वतंत्र आर्थिक नीति नहीं अपना सकता है, परंतु लोचपूर्ण विनिमय दर में अन्य देश के हितों की अवहेलना करके अपने देश के लिए स्वतंत्र आर्थिक नीति अपना सकता है। चौथा, भुगतान संतुलन में सुधार। लोचपूर्ण विनिमय दर की सहायता से भुगतान शेष में संतुलन स्थापित किए जा सकता है। विनिमय दर का मुख्य कार्य भुगतान संतुलन में सुधार करना ही है और इसमें यह काफी सफल हो जाता है। पांचवा, अधिमूल्यन या अवमूल्यन संभव। आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप देश में अधिमूल्यन या अवमूल्यन करना
आवश्यक हो जाता है। लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर यह दोनों संभव हो सकते हैं, जबकि स्थिर विनिमय दर में यह संभव नहीं है। लोचपूर्ण विनिमय दर के विपक्ष में तर्क। लोचपूर्ण विनिमय दर के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं। पहला है, अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त। अल्प विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से कच्चा माल, पूंजीगत सामान, तकनीकी ज्ञान आदि को आयात करने के लिए भारी मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, जबकि उनके पास इसका अभाव होता है। दूसरा, संतुलन के लिए प्रतिकूल। भुगतान शेष में संतुलन बनाए रखने हेतु लोचपूर्ण विनिमय दरों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। विनिमय दर में एक दिशा में परिवर्तन होने पर सट्टे की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। तीसरा, साधनों की बर्बादी। विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होने से निर्यात व आयात उद्योगों के लाभ में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे इन उद्योगों में साधनों का हस्तांतरण होता रहता है। फलस्वरूप साधनों की बर्बादी होती है। स्थिर विनिमय दर में इस समस्या का उदय नहीं होता है। चौथा, व्यापार शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव। लोचपूर्ण विनिमय दर में अनेक देश व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण के माध्यम से अपनी विनिमय दर को ऊंचा रखने का प्रयास करते हैं, जो कि स्वतंत्र बाजार में प्रचलित होती है। इससे उन देशों की व्यापार की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और हानि हो जाती है। उपर्युक्त विवेचना के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसार में दोनों व्यवस्थाएं अपनाई गई हैं और दोनों में कोई भी दोषमुक्त नहीं है। अतः इन दोनों को वांछनीय नहीं समझा जाता। इनके स्थान पर निर्मित विनिमय दर उचित समझी जाती है, जिनमें विनिमय दर साधारणता स्थिर हैं और इनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है। अब है अध्याय 8, लोक वित्त। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। अध्याय 8 अगले वाले रिकॉर्डिंग में कर लेंगे।